Hello students, I am Shweta and I am here to teach you chapter 1 of class 9th, that is matter in our surroundings. We will be covering the part 3 of this chapter. इससे पहले मैंने आपकी 2 वीडियोस अपलोड की हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट. ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें क्वेश्चंस देखेंगे कुछ. ओके, सो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे. टॉपिक्स हमने क्या क्या कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो वो हम देखेंगे पहले. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज़ मैटर. मैटर क्या होता है? एनीथिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें मास होता है. ओके, उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे था. फिर हमने देखी थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी. ओके, उसके बाद हमने देखा स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उनकी हमने प्रॉपर्टीज़ डिटेल में स्टडी करी थी. ओके, उसके बाद हमने ये देखा था क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है. इसमें हमारे 2 फैक्टर्स थे, जिसमें से कि हमने फर्स्ट फैक्टर देखा था कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो स्टेट चेंज हो सकती है. राइट. सो आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक्स देखेंगे. कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, इसका जो सेकंड फैक्टर है. ओके, एंड देन हम देखेंगे व्हाट इज़ इवेपोरेशन और उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं. राइट. सो ये हमने 2 फैक्टर्स स्टडी किए थे जिन पे स्टेट चेंज डिपेंड करता है. अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो स्टेट चेंज हो सकती है, या फिर हम प्रेशर चेंज करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो स्टेट चेंज हो सकती है. ओके, सो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अब प्रेशर अप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ेगा. जैसे आप लेफ़्ट हैंड पे पिक्चर में देख रहे हैं कि फर्स्ट जो पिस्टन दिखाई हुई है विथ सिलेंडर, वो गैसियस स्टेट है. उसके नेक्स्ट वाली स्टेट इज़ लिक्विड, देन इज़ सॉलिड. क्योंकि आप देख रहे हैं फर्स्ट वाली फिगर में पार्टिकल्स में स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स ये गैसियस स्टेट है. ओके, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है कि स्पेस थोड़ा कम है पार्टिकल्स के बीच में, दैट मीन्स ये लिक्विड स्टेट है. एंड देन थर्ड पार्ट में पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, तो ये हमारी सॉलिड स्टेट है. ठीक है. अब बेसिकली क्या होता है कि अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर कम कर देंगे, देखो गैसियस स्टेट में अगर आप टेम्परेचर को कम कर दें, कूल कर दें, तो क्या होगा, वो लिक्विडफाइड होना चाहिए, लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए. ठीक है. और अगर आप इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो क्या होगा, पार्टिकल थोड़े क्लोज आ जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में चेंज होगा. तो हम ये कह सकते हैं अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. ठीक है, वो गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को कम कर देते हैं. ठीक है. अब आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा. ठीक है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो वो गैसियस फॉर्म में होनी चाहिए. तो वो सॉलिड में कैसे कन्वर्ट की जाती है. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के अंडर स्टोर किया जाता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होती है कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है. Then solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere. Then अगर हमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वापस से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होता है, ज़रा सा प्रेशर डिक्रीज़ करना पड़ता है. ठीक है, अराउंड 1 एटमॉस्फेयर. ओके, तो वो लिक्विड स्टेट में आए बिना डायरेक्टली उसमें कन्वर्ट हो जाएगी. दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. तो हम इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं. ओके, और इसका रीज़न भी यही होगा कि इसको हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करते हैं तो ये सॉलिडिफाइड हो जाती है. देन सॉलिड टू गैसियस स्टेट में लाने के लिए हमें इसका प्रेशर क्या करना होता है, डिक्रीज़. ओके, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म है आपकी ड्राई आइस क्या होती है, एंड what is the reason that solid carbon dioxide is known as dry ice. okay okay, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. तो अब हमारा उससे कंक्लूजन क्या निकला, जो हमने लास्ट में पढ़ा है, प्रेशर अप्लाई करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है.
वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जो भी उसका प्रेशर है, टेम्परेचर है, उस पर डिपेंड करता है कि स्टेट क्या होगी मैटर की, इधर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमने प्रोसेस पढ़ा था फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, जब भी सॉलिड एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो उसको हम फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, एंड देन अगर लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहे हैं उस चीज़ को क्या करेंगे, कहेंगे इट इज़ वेपोराइजेशन। ठीक है, एंड अगर हम गैस को दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाय कूलिंग या फिर रिड्यूसिंग प्रेशर, ओके, प्रेशर अप्लाई करेंगे और कूलिंग करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। गैस टू लिक्विड स्टेट चेंज को कंडेंसेशन कहते हैं। और फिर अगर हम लिक्विड टू सॉलिड कर रहे हैं, किसी चीज़ को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं, राइट। ओके, ये 4 टर्म्स हो गई। एंड देन अगर हम सॉलिड को गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हमने कल देखा था, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। एंड अगर गैस टू सॉलिड ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, दैट इज नोन एज डिपोजिशन। ओके, ये 6 प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग से ये पढ़ा है, इवेपोरेशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आपने वाटर रखा तो जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। वाटर के पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स वेपोराइज हो जाएंगे। ओके, तो हमें पता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट पे नहीं होते, मूवमेंट में होते हैं। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल की अपनी कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो मूवमेंट की वजह से ही आती है, तो पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड्स a small fraction of particles at surface having higher kinetic energy is able to break away from force of attraction of other particles and get converted into vapors। अब क्या होता है, अब जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, ठीक है, उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके बीच में, उसको ब्रेक करके, उसको कम करके वो वेपोराइज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया, लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे। ओके, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। अब देखो, अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर को बॉईल किया, बॉइलिंग पॉइंट क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस, अगर उसी पे हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुँचे, 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने हीटिंग करी ही नहीं है, उससे पहले ही पार्टिकल्स लिक्विड के गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना किसी भी टेम्परेचर पे, बट बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे अगर वेपोराइजेशन हो रही है, दैट इज़ नोन एज इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन पे मतलब किस पे डिपेंड करती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो हम ये सारे फैक्टर्स डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट इज सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, ये 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इनके पीछे हम रीज़न देखते हैं कि क्या है। ओके, अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ाया तो क्या होगा, वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ओके, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। देखो, अगर आपने एक ग्लास में पानी लिया है एंड एक प्लेट में पानी लिया है, ठीक है, तो आप ये देखो किस में इवेपोरेशन जल्दी होगा,
प्लेट में जल्दी होगा ना, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा पानी फैला हुआ है प्लेट में, तो उसमें क्या होगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा एज़ कंपेयर टू ग्लास। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है, सरफेस एरिया। नेक्स्ट आता है विंड स्पीड। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। With the increase in wind speed, particles of vapor move away with the wind, decreasing the amount of vapors in the surrounding. अब अगर आपने कपड़े सुखाए हैं, ठीक है, और बहुत ही हवा चल रही है, विंड चल रही है, तो क्या होगा, जो वेपर्स हैं, क्योंकि वो कपड़े क्या होंगे, वेट होंगे, गीले होंगे, तो जो हवा चल रही है वो क्या करेगी, अपने साथ जो विंड है, विंड अपने साथ वो पार्टिकल्स को लेके चली जाएगी, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, और उन्हें वेपर्स में कन्वर्ट कर देगी। तो बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो सारे वाटर वेपर थी सराउंडिंग में, वो सारी विंड के साथ चली गई, तो उस सराउंडिंग में वेपर्स कम रह गई। अब वेपर्स कम हो गई हैं तो इवेपोरेशन भी जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, विंड स्पीड अगर बढ़ेगी, हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी फास्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर आता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो इट इज़ सो ऑब्वियस कि आपकी इवेपोरेशन जल्दी होगी। क्यों जल्दी होगी, क्योंकि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आएगी, मूवमेंट करेंगे वो जल्दी जल्दी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी पार्टिकल्स के बीच में, एंड स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, तो इवेपोरेशन भी जल्दी जल्दी होगी। जैसे जिस दिन गर्मी होती है, गर्मियों के मौसम में आप देखते हैं कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें जल्दी क्या होती हैं, ड्राई हो जाती हैं। ओके, ऐसा ही अगर आप देखें कि एक कोल्ड डे है, सर्दियों में क्या होता है, देर में सूखते हैं कपड़े। व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है उस टाइम पे। ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज़ अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है जो वाटर वेपर्स आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी मीन्स जो नमी होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा है पहले ही एटमॉस्फेयर में, तो इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी कम है, नमी बहुत कम है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। ठीक है, एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो जो एयर होती है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स नहीं रह सकती एक टाइम पे, कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ही रह सकती हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर मतलब बहुत ज़्यादा ही वेपर्स पहले से हैं तो इवेपोरेशन कैसे होगी, राइट। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कम हो जाएं तो इवेपोरेशन भी फास्टर हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इवेपोरेशन कम होगी, इवेपोरेशन ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कम होगी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो एनर्जी लेते हैं सराउंडिंग से। ठीक है, और वो जो ये एनर्जी ले रहे हैं सराउंडिंग से, इसी वजह से कूलिंग होती है। तो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, लिक्विड जो है उसने एनर्जी ले ली सराउंडिंग से, और फिर वो क्या करेगा, उस एनर्जी को लेके कूलिंग कॉज करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन के टाइम पे पार्टिकल्स की एनर्जी लॉस्ट हुई थी, वो उसे वापस मिल गई सराउंडिंग से। ओके, तो ये जो एब्जॉर्प्शन है एनर्जी का, दिस इज कॉजिंग कूलिंग। ओके, अब व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, अगर वो आपकी पाम पे गिर जाए तो क्या होता है, थोड़ा ठंडा लगता है,
तो क्यों लगता है कि क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग, उन्होंने एनर्जी ली सराउंडिंग से और वो इवेपोरेट हो गए, और इवेपोरेशन हुआ तो कूलिंग हुई। ओके। अब ऐसा होता है कि जैसे आफ्टर अ हॉट सनी डे लोग जो हैं अपने रूफ्स पे या ओपन ग्राउंड पे वाटर स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? सेम रीज़न, क्योंकि उससे कूलिंग कॉज होगी। जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी ले लेंगे सराउंडिंग से और वहाँ पे कूलिंग कॉज होगी। ओके। तो आप भी कुछ एग्जाम्पल सोचिए जिससे कि इवेपोरेशन इज कॉजिंग कूलिंग। ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर सीजन में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? वाई? ड्यूरिंग समर वी perspire more because of mechanism of our body which keeps us cool। मतलब हमें बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम ठंडे रहते हैं। पसीने आएंगे तो वो क्या होगा, एनर्जी पार्टिकल्स जो होंगे वो एनर्जी गेन करेंगे सराउंडिंग से और इवेपोरेट हो जाएंगे, तो वो कूलिंग कॉज करेगा। We know that during evaporation, particles at the surface of liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor। वही रीज़न कि पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के वो क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे सराउंडिंग से या बॉडी सरफेस से और फिर वो वेपराइज हो जाएंगे। द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्सॉर्ब फ्रॉम बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। अब वही जो पार्टिकल्स हैं उनमें एनर्जी आई, वो इवेपोरेट हो गए और हमें कूलिंग फील हुई। ओके। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट। जो पसीना है, जो स्वेट है, उसको कॉटन जो होता है ना वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके। एंड देन एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर ईजी वेपोरेशन। और फिर उस क्लॉथ में से आपके इवेपोरेशन हो जाएगी तो आपको ठंडा लगेगा, कूलिंग फील होगी। ओके। सो ये रीज़न होता है हमारा हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब आप ठंडा पानी डालते हो एक ग्लास में तो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं ग्लास के बाहर, ऐसा क्यों होता है? वाई? The water vapors present in air on coming in contact with cold glass of water loses energy। अब जो एयर में पार्टिकल्स हैं जैसे ही वो ग्लास से टकराए उनकी एनर्जी लॉस्ट हो गई, ठीक है, और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनर्जी जब उनमें एनर्जी आ रही थी तो वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहे थे, इवेपोरेट हो रहे थे। अब जैसे ही वो ग्लास से टकराए तो उनकी एनर्जी कम हो गई। अब कम हो जाएगी एनर्जी तो वो वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें वो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। जहाँ पर भी एनर्जी गेन करेंगे पार्टिकल्स वहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी आ रही है पार्टिकल्स में तो वो लिक्विड से गैस में जा रहे हैं। लेकिन अगर वो एनर्जी अपनी लॉस्ट कर रहे हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज़ गैस से लिक्विड में जा रहे हैं। ओके। तो इवेपोरेशन का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। ओके। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ओके, कुछ क्विज टाइप क्वेश्चंस एंड ऑल। ओके, थैंक यू।